ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਹੈਨਰੀ ਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ। ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਆ ਤਾਂ ये हेनरी लॉ और नेक्स्ट जो सोल्यूशन के लॉज हैं वो आपके लिए समझने में आसानी होगी। लेट्स स्टार्ट हेनरी लॉ। सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे थे और उसमें अगर आपसे पूछा जाए कैन यू टेल मी हु इज द फर्स्ट पर्सन टू गिव क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट एंड प्रेशर। मतलब कि गैस का सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्वेंट के अंदर, गैस का सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्वेंट के अंदर किसी खास प्रेशर के ऊपर, इसको क्वांटिटेटिवली किसने स्टडी करा, ये हमें कंसेप्ट किसने बताया। कैन यू टेल मी हु इज द फर्स्ट पर्सन टू गिव क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए सॉल्वेंट एंड प्रेशर, एंड दैट वन इज मिस्टर हेनरी। और मिस्टर हेनरी इन्होंने क्या कहा कि जो सॉल्वेंट है उसके अंदर जो गैस डिसॉल्व करना है, गैस का सोलुबिलिटी किसी सॉल्वेंट के अंदर एक किसी प्रेशर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो प्रेशर, किसी खास प्रेशर के ऊपर ही किसी गैस को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। तो एक छोटी सी बात है, लेकिन इस कंसेप्ट के ऊपर आगे जाकर बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, फ्लेवर बने हैं, ठीक है ना। तो जितने भी कार्बोनेटेड वाटर बने हैं सारे इसी लॉ के ऊपर बने हुए हैं। देन आगे देखते हैं हेनरी लॉ। द लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये लॉ क्या कह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, एक जैसा रखें, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सोल्यूशन। तो कह रहे हैं कि किसी सोल्यूशन के ऊपर चाहे सॉल्वेंट के ऊपर, मतलब कोई हमने एक कंटेनर में सॉल्वेंट ले लिया चाहे सोल्यूशन ले लिया, उसके ऊपर जो गैस है वो उस सॉल्वेंट या सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करना है, ठीक है ना। तो उसको जो डिसॉल्व करना है तो ये डिपेंड करता है कि उस गैस के ऊपर हम कितना प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है ना। जितना प्रेशर लगाएंगे उतनी ही गैस डिसॉल्व हो जाएगी। लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, ये मैंडेटरी है इस लॉ में। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। तो पार्शियल जो गैस का एक्चुअली जो प्रेशर है, गैस किसी खास प्रेशर के ऊपर किसी जगह पर रह सकती है, तो उस गैस का उस समय जो भी कोई प्रेशर है उसके प्रेशर पर ही डिपेंड करता है कि उसने उस लिक्विड में कितना डिसॉल्व होना है, ठीक है ना। तो कोई गैस को किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ दैट गैस रहेगा कि कितना गैस डिसॉल्व होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सोल्यूशन। इस बात को समझो, अगर असी इस गैस, जो गैस है सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करनी है, उसका मोल फ्रैक्शन ले लें। मोल फ्रैक्शन के पहले न्यूमेरिकल करे असी कि उस गैस के असी कुछ मोल फ्रैक्शन ले लिए, तो वो मोल फ्रैक्शन ਜਿਹੜੇ है ना वो प्रोपोर्शनल टू होएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा, किस दे बराबर होएगा, ए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सोल्यूशन। मतलब जो गैस का पार्शियल प्रेशर है वो इक्वल टू होगा उस गैस का मोल फ्रैक्शन, या ऐसे कह लो कि उस गैस के जो मोल फ्रैक्शन है उतना ही होगा कोई पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल रहते हैं जब किसी गैस को किसी सॉल्वेंट या सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करना हो। देन हेनरी प्रैक्टिकली क्या कह रहा है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, वेपर फेज मतलब गैस के वेपर बना दिए, या गैस फेज में है कोई गैस,
उसका जब पार्शियल प्रेशर हम उसको डिनोट करेंगे P से, प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस रहेगा सॉल्यूशन में। इस डेफिनेशन को अभी हमने पढ़ा था। तो इसको मैथमेटिकली हेनरी लॉ को एक्सप्रेस्ड कैसे करना है, तो ऐसे लिखना है P इक्वल टू के एच एक्स। एक्स जो है मोल फ्रैक्शन है, P प्रेशर है। उस गैस का जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोल फ्रैक्शन, और साथ में ये आ गया कांस्टेंट ऑफ दैट पार्शियल मोल फ्रैक्शन, मतलब हेनरी कांस्टेंट। के एच लिखा है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी एच फॉर हेनरी, के फॉर कांस्टेंट। तो मतलब एक हेनरी कांस्टेंट को मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें तो वो गैस का प्रेशर निकल आएगा। ओके, हियर के एच इज हेनरी लॉ कांस्टेंट, ये हेनरी लॉ कांस्टेंट है। इसको आगे जाके और डिटेल में देख रहे हैं। तो हेनरी लॉ कह रहा है अभी, कैन यू ड्रा ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अभी एक ग्राफ ड्रा करना है जिसमें पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का वैल्यू लेना है। गैस का पार्शियल प्रेशर लेना है और मोल फ्रैक्शन लेना है, ठीक है ना। उसके अंदर कोई ग्राफ ड्रा करना है इन ए सोल्यूशन फ्रॉम अबव स्टेटमेंट एंड प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ ग्राफ। तो देखते हैं जी कैसे ग्राफ होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे यस सर। कैन यू ड्रा ग्राफ, ग्राफ क्या ड्रा कर सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो श्योर वी कैन डू। तो ऐसे एक लाइन ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl ऊपर की तरफ ले लिया, तो पार्शियल प्रेशर मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जितना ऊपर को जाएंगे पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन साइक्लोहेक्सेन, मतलब एक HCl को हमने सॉल्यूट की तरह लेना है, तो इस HCl को डिसॉल्व करना है साइक्लोहेक्सेन के अंदर। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ही डिसॉल्व होगा, तो लाइक डिसॉल्व लाइक भी कहा था, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डिसॉल्व करना है। और असी की देखते हैं कि नीचे की तरफ अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl ले लिए और ऊपर की तरफ पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl ले लिए, तो जो ग्राफ मिलेगा वो आएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। जब भी किसी दो वैल्यू के अंदर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा तो इसका मतलब है कि जितना मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही पार्शियल प्रेशर, जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही मोल फ्रैक्शन। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। देखो यहां पर जितना भी आ रहा है, देखो मोल फ्रैक्शन यहां से लेके यहां तक जितना भी बढ़ गया तो इसका वैल्यू आ गया चलो इतना, ठीक है ना। तो यहां मोल फ्रैक्शन का वैल्यू आ गया और गैस का पार्शियल प्रेशर आ गया इतना। ओके, तो ये पॉइंट ऐसा रहेगा कि उस पॉइंट के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इतना रहेगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इतना रहेगा। ऐसे ही करते करते आगे चलते रहें तो देखते हैं कि प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के अंदर जो ग्राफ आ रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है। इट मीन्स दैट दीज टू क्वांटिटीज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। Graph will be straight line passing through the origin. My dear students, can you guess solubility of following gases in water? मतलब guess करना है solubility of following gases in water. इन गैसेस का पानी के अंदर का सॉल्युबिलिटी गैस करना है, कितना सॉल्युबिलिटी होगा। हीलियम H2 हाइड्रोजन गैस, N2 नाइट्रोजन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस, Ar आर्गन गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यह है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, CH4 मीथेन और विनाइल क्लोराइड C2H3Cl, यह विनाइल क्लोराइड। अभी बहुत सारी इरेगुलरी गैसेस दे दी हमें, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इनका सोलुबिलिटी किसी वाटर के अंदर कितना होगा। कैसे कर सकते हैं जी, तो हमें ऐसे ही कोई गैस दे दी है तो हम कैसे बता दें उसको देख के कि पानी के अंदर डिजोल्व होगी कि नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी। तो आंसर इज नो, इट इज डिफिकल्ट। हम नहीं बता सकते किसी गैस को देख के कि ये पानी के अंदर डिजोल्व होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। तो डोंट वरी, हियर इज आंसर। मतलब बता तो नहीं सकते, कुछ गैसेस लिए उनका पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी बता तो नहीं सकते, लेकिन एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने
इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होगा कि हीलियम के ऊपर लैब में एक्सपेरिमेंट किया कि ये पानी में अगर डिजोल्व होगी तो कितने टेम्परेचर पर कितनी डिजोल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस अगर पानी में डिजोल्व होगी तो कितने टेम्परेचर पर कितनी डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर एक्सपेरिमेंटली वैल्यू देखी जाए तो भी हमें कह सकते हैं कि किसी खास टेम्परेचर पर कोई गैस कितनी किसी पानी के अंदर सॉल्युबल हो सकती है, और उस सभी का एक चार्ट हमने बना दिया है ये वाला। और यही क्यों बनाया, देखो हीलियम का 293 293 केल्विन टेम्परेचर लिया और इसका जो सॉल्युबिलिटी है वो आया 144.97। ऐसे ही H2 का इतना आ गया। तो कैसे करते करते सभी का देखो इन्होंने निकाल लिया कि डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर इन गैसेस का सॉल्वेंट। अभी आप कहोगे कि यही थोड़ी ना संसार में गैसेस है, गैसेस तो और भी बहुत सारी है, उनका सॉल्युबिलिटी क्यों नहीं निकाला जी। तो आपकी क्लास में जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे उसमें इन गैसेस के बारे में ही पूछा जाएगा, और इन गैसेस की सॉल्युबिलिटी प्रैक्टिकली जो निकाली हुई है ये वैल्यू आपको दी गई होगी। तो इसमें कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो वो पहले दे के रखेंगे। अगर H2 गैस की बात कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी का कोई क्वेश्चन है तो उसका दे रखा होगा कि H2 का 293 के ऊपर 69.16 सॉल्युबिलिटी उसका आंसर है। तो उसके आगे का प्रोडक्ट वगैरह जो है निकालना है। मतलब ये कुछ ऐसी गैसेस हैं जिनका चार्ट हम यहाँ शो कर रहे हैं, और इन गैसेस के आधार पर ही आपके सभी न्यूमेरिकल सिर्फ इन गैसेस के ऊपर ही हम +2 में करने हैं। आगे चलते हैं। जैसे कि इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड अंडर हाई प्रेशर एंड सील्ड वाई। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਡਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਬੋਟਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੈਸ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी जी, ठीक है ना। तो आंसर इंक्रीज द सोलबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड ऑन हेनरी ला। तो ये हेनरी ला का ही बेस है कि सानू इसका पता लग गया कि कार्बन डाइऑक्साइड ਨੂੰ अगर ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ किसी पानी के अंदर मिक्स करांगे तो वो मिक्स हो जाएगी। अगर यही प्रेशर नहीं डालेंगे इसके ऊपर तो कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी पानी के अंदर मिक्स नहीं होगा। तो इंक्रीज, तो हमने क्या करा कि प्रेशर क्यों इंक्रीज किया कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज द सोलबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन हेनरी लॉ। अभी नेक्स्ट, स्कूबा डाइवर्स हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ब्लड। व्हाई? तो जो स्कूबा डाइवर होते हैं समंदर के नीचे गोता लगाने वाले, मतलब ठीक है ना, वो अपनी पीठ पर कोई सिलेंडर ले जाते हैं गैस का, तो वो नीचे डुबकी लगाते हैं समंदर के नीचे, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि जो स्कूबा डाइवर होते हैं उनका हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड एटमॉस्फेरिक गैसेस, उनका जो ब्लड के अंदर, उनके खून के अंदर जो एटमॉस्फेयर की गैसेस है ना वो बहुत हाई कंसंट्रेशन के ऊपर ब्लड में मिक्स हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को, व्हाई ऐसा क्यों होता है। तो कह रहे हैं कि स्कूबा डाइवर गो डीप इनटू सी विच रिजल्ट इन हाई प्रेशर अंडर वाटर। जब स्कूबा डाइवर समंदर के नीचे जाते हैं तो वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, विच रिजल्ट इन हाई प्रेशर अंडर वाटर विच काजेज मोर सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। प्रेशर बढ़ गया तो गैसेस का सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज हेनरी ने हमें यही तो सिखाया है कि जितना प्रेशर बढ़ाओगे लिक्विड में गैसेस का सोल्युबिलिटी उतना ज्यादा रहेगा। विच काजेज मोर सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनहेल्ड बेस्ड ऑन हेनरी लॉ। मतलब कि जो वो गैस अपने साथ ले जा रहे हैं वो जब नीचे जाके समंदर के नीचे जाके उससे सांस लेंगे तो उनके खून में गैस की सोल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। वैसे तो खून में गैस को जाना नहीं चाहिए था, क्या करना था यार, लंग्स में उसका काम है गैसेस का सांस लेना सांस निकालना, ठीक है ना, बाहर। लेकिन नीचे जाकर समंदर के नीचे जाके उनके खून के अंदर मिक्स होना शुरू हो जाती है गैसेस, बिकॉज समंदर के नीचे बहुत ज्यादा प्रेशर हाई होता है। अभी क्या होगा इसका रिजल्ट, when scuba diver come to surface experience a medical condition known as bends, BENDS,
बेंड्स विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। बाय, वो कह रहे हैं कि जब भी स्कूबा डाइवर समुद्र में से एकदम बाहर आएंगे तो बाहर आके क्या होगा कि उनको एक मेडिकल प्रॉब्लम आती है, उनको बहुत सारी दर्द होती है, पेन होती है, उनके मसल क्रैम्प्स आते हैं, दुखते हैं, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि बेंड हो गया। तो कभी भी कोई भी स्कूबा डाइवर समुद्र में से जब बहुत नीचे गया और उसने बाहर आना है तो वो सतह पर बहुत जल्दी से नहीं आएगा कि एकदम से 1 सेकंड में बाहर आ गए, नो, वो बहुत धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करेगा ताकि उसके ब्लड में से जो गैसेस है वो धीरे धीरे बाहर निकल जाए, और जब तक वो सरफेस पर पहुंचे तब तक वो नॉर्मल हो जाए। अगर ऐसा नहीं करेगा, बहुत जल्दी जल्दी समंदर में से नीचे जाके ऊपर आ जाएगा, तो उसको एक मेडिकल प्रॉब्लम आएगी, बीमारी होगी, उसका नाम है बेंड्स, जिसमें उसको बहुत सारी दर्द होगी, और ये कभी कभी लाइफ के लिए डेंजरस भी हो सकता है। ओके, तो अभी याद रखना, समंदर के नीचे मेडिकल प्रॉब्लम जो आई है वो है बैंड स्कूबा डाइवर के लिए। अभी when diver come to surface, pressure decrease. This release the dissolved gases and led to the formation of bubble of nitrogen in blood. This block capillaries and create condition like bends. तो जब भी वो ऊपर आएंगे, कहते हैं कि प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो उनके अंदर जो जो टैंकी ले गए थे गैस वाली, उसके अंदर बहुत सारी नाइट्रोजन भी होती है, तो वो नाइट्रोजन ब्लड में डिजोल्व हो जाती है, तो ब्लड में से वो बहुत फास्टली रिमूव होने के कारण उनकी जो कैपिलरी, ब्लड की कैपिलरीज है ना, दिस ब्लॉक्स द कैपिलरी, वो कैपिलरी ब्लॉक हो जाती है, मसल के ऊपर क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, ठीक है ना, तो जो स्किन है ना वो फूल जाती है कहीं कहीं से, तो इस कंडीशन को हम बोल रहे हैं कि बैंड्स हो गए उसको, और बहुत सारी पेनफुल है ये बैंड्स, और उसको लाइफ के लिए डेंजरस भी है। देन आगे देखते हैं, व्हाट इज स्कूबा डाइवर्स एयर टैंक कंपोजिशन। जो स्कूबा डाइवर एयर टैंक ले जाते हैं सांस लेने के लिए, उसका कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर होता क्या है। एक्चुअली हम बोल देते हैं ये ऑक्सीजन का सिलेंडर ले गए, लेकिन एक्चुअली ऑक्सीजन जो प्योर फॉर्म में होती है ना, O2 ऑक्सीजन, कभी भी हम प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन सांस से अंदर नहीं ले सकते, बिकॉज जो ऑक्सीजन है वो इतनी कंसंट्रेटेड घनी गैस है कि वो उसको हम इनहेल नहीं कर सकते, उसको पचा नहीं सकते, ठीक है ना, उसको हमारे फेफड़े जो है डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो उसको डिल्यूट करना पड़ता है। डिल्यूट करके, तो डिल्यूट जैसे किसी दूध को डिल्यूट करना है तो उसमें पानी मिला देते हैं, अभी ऑक्सीजन को डिल्यूट करना है तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ और गैसेस को मिलाना पड़ेगा। अभी क्या कर रहे हैं, एयर डिल्यूटेड विद हीलियम, उसको डिल्यूट कैसे किया जाए, हीलियम डाल दिया उसके अंदर, फिर नाइट्रोजन डाल दिया उसके अंदर, तो बहुत थोड़ी मात्रा में उसके अंदर ऑक्सीजन रखा है जिससे उसने सांस लेनी है, तो ऑक्सीजन को डिल्यूट करने के लिए हीलियम एंड नाइट्रोजन का कंपोजिशन डाल दिया। अभी क्या है कंपोजिशन एयर टैंक में स्कूबा डाइवर के, हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये सारे क्वेश्चन याद रखना, आगे जाके एमसीक्यू क्वेश्चन हमने बहुत सारे करने हैं, ये सारे क्वेश्चन आएंगे उसमें से। Why do people living at hill top or at higher altitude experience a condition known as anoxia? ओके, ANOXIA, एनोक्सिया, एनोक्सिया कंडीशन। अभी हमने बैंड पढ़ा, तो बैंड क्या था, समंदर के नीचे स्कूबा डाइवर को होने वाली बीमारी। अभी क्या है, एनोक्सिया। एनोक्सिया एक ऐसी बीमारी है जो समंदर में तो नहीं होगी, ये ऊंचाई पर होगी। जब भी कोई पीपल, कुछ लोग पहाड़ी पर चले जाते हैं तो उनको एक बीमारी होती है, वो होती है एनोक्सिया। अभी ये क्या है, व्हाई डू पीपल फील एनोक्सिया? At high altitude, the partial pressure of oxygen is less than that of ground. This led to low concentration of oxygen in blood and tissue of people. This led to weakness and inability to think properly for cramps. मतलब जो एनोक्सिया होता है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का दिमाग अच्छी तरह से काम नहीं करता, ठीक है ना, वो अच्छी तरह से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, कमजोर महसूस करता है, ठीक है ना। तो उसको प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि ऊंचाई पर जाके ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया, उसके बॉडी के अंदर जितनी ऑक्सीजन थी उसको अपने सराउंडिंग से उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ओके, तो प्रेशर कम होने से क्या होगा कि उनको बीमारी एक हो जाएगी, वो होगी एनोक्सिया, जिससे उसका दिमाग प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। अभी याद रखना है, टॉप हिल स्टेशन पर बीमारी है एनोक्सिया, और स्कूबा डाइवर इन डीप सी जो बीमारी है वो है बैंड्स। आगे, बिटवीन अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड,
विच इज मोर सोलुबल विद राइज इन टेम्परेचर। अभी दो गैसेस दिए हैं, कंपैरिजन करने को कहा है कि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड दे दिया आपको, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी गैस मोर सोलुबल है विद राइज इन टेम्परेचर। जब भी राइज इन टेम्परेचर करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कौन सी गैस जल्दी पानी में मिक्स हो जाएगी? तो आंसर इज अमोनियम क्लोराइड। व्हाई इट इज? एज इट्स एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब कि अमोनियम क्लोराइड को जब भी पानी में मिक्स करेंगे तो वो जो प्रोसेस है ना वो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब उसको मिक्स कराने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। और जो एंडोथर्मिक जो प्रोसेस है वो ज़्यादा डिजॉल्व होएगी। जहां एंडोथर्मिक प्रोसेस होएगी वहां की गैस ज़्यादा डिजॉल्व होगी एज कंपैरिजन टू एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देन एक क्वेश्चन देखते हैं जी अपना एमसीक्यू। हेनरी लॉ एप्लीकेबल एट, कहां पर एप्लीकेबल है जी? कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर? नो, दैट इज ओनली कांस्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि कंडीशन ही शुरू तो पड़े सी कि हेनरी लॉ के लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी एप्लीकेबल होगा हेनरी लॉ। अभी देखते हैं, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर? अभी वाटर का दे दिया वैल्यू 1 लीटर है और नाइट्रोजन गैस है, ठीक है ना। तो पानी के अंदर टेम्परेचर है 293 केल्विन, ठीक है ना। तो मोल निकालने हैं कि इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन? मिलीमोल, मोल नहीं निकालने, उसका छोटी क्वांटिटी है मिलीमोल। मिलीमोल ऑफ नाइट्रोजन निकालने हैं गैस 1 लीटर पानी के अंदर। अज्यूम दैट नाइट्रोजन एक्सर्ट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस वन। तो हमने क्या मान के चलना है कि नाइट्रोजन का जो प्रेशर है ना वो 0.987 बार में है। तो गिवन द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन, अभी हमने जो पहले चार्ट देखा था, ऐसे आपको हर एक गैस का जिसका क्वेश्चन आएगा उसका जो आपको हेनरी कांस्टेंट दे रखा होगा, सोलुबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो 293 पर नाइट्रोजन का जो हेनरी कांस्टेंट है KH वो है 76.48 के बार। ओके, तो अभी मिलीमोल निकालने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो आंसर में वी नो दैट सोलुबिलिटी ऑफ गैस इज रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन इन एक्वा सॉल्यूशन। अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि जो सोलुबिलिटी है ना वो डिपेंड करता है कि जिस गैस को हमने डिसॉल्व करना है उसके मोल फ्रैक्शन का हमें पता हो, ठीक है ना। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा उसकी सोलुबिलिटी होगी, क्योंकि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा पार्शियल प्रेशर रहेगा। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर रहेगा उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी, ठीक है ना। ये तो अभी हमने पहले से ही पढ़ रखा है। वी नो दैट वन हैज टू अप्लाई हेनरी इक्वेशन। हेनरी का इक्वेशन पहले से पढ़ रखा है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। और P का वैल्यू दे रखा है जी, हमें प्रेशर दे रखा है, ठीक है ना, प्रेशर दे रखा है। और अभी KH का भी वैल्यू दे रखा है, KH का वैल्यू इज दिस वन, ठीक है ना। P गिवन है, KH गिवन है, तो X को दिस साइड रखो, KH को नीचे जाके डिवाइड करके X का वैल्यू निकाल लो। ओके, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। ये देखो, ये तो अभी KH वैल्यू है, अभी आगे आ गया आंसर में X का वैल्यू P डिवाइडेड बाय KH दैट विल बी इक्वल टू दिस वन। रिलेशन को सॉल्व करेंगे तो इतना। ओके, तो अभी X हमें मिल गया इतना। ओके, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट का मिल गया। अभी मोल फ्रैक्शन निकालना है जी गैस का। X इज इक्वल टू, अभी जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है ना। ऐसे रिलेशन में पढ़ा था मोल फ्रैक्शन निकालने को। तो मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर, मोल निकालने के लिए हमने पढ़ा था कि वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इज मोल। तो N2 का नंबर ऑफ मोल, सॉरी, मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ जो वाटर है
ये N2 है मोल्स ऑफ वाटर, ये N1 है मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का निकाला है, N1 ऊपर रखे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो N2 का वैल्यू आएगा वेट बाय मोलिकुलर वेट। वेट जो है वो 1 लीटर है, 1 लीटर का 1000 ग्राम और डिवाइडेड बाय 18 मोलिकुलर वेट है। और इसको सॉल्व करने के 55.55 जो इसका आंसर आ गया, इसको शॉर्टकट में कई बार लिख लेते हैं 55.6। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है मोल। तो 1 लीटर पानी के अंदर हर 1000 ग्राम, सिंस डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर लीटर, मतलब आपने यहां पर 1000 ग्राम क्यों लिख दिया, तो क्योंकि 1 लीटर जो वाटर है ना वो दिस 1 ग्राम्स के अंदर है। तो ऐसे ये वाला रिलेशन आ गया। आगे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है वो बहुत बहुत ज्यादा है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन के। कैसे ज्यादा है, अभी तो हमने पढ़ा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ, देखो N2 इतना ज्यादा आया, ठीक है ना, N2 इतना बहुत ज्यादा आ गया। ओके, तो अभी कह रहे हैं कि N1 से N2 बहुत बहुत ज्यादा है, ग्रेटर देन है। तो जो x का वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय N1 बाय N2 रहेगा, इक्वल टू N1 इक्वल टू एक्स इंटू N2। तो सिंपल रिलेशन को ही सॉल्व किया वैल्यू पुट करके, तो आंसर इज दिस 1 मोल। अभी मोल में आंसर आ गया लेकिन मिली मोल है, तो 0.1 मोल में तो होता है 1000 मिली मोल, और इतने मोल में कितना रहेगा, दिस 1 वैल्यू को हमने 1000 से मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करके इतना मिली मोल हमारा आंसर रहेगा। ओके, इसको एक बार फिर से देखना, करके देखना, हाथ से लिख के देखना, तो आराम से समझ लग जाएगा। नहीं समझ लगे तो मेरे को फोन कॉल कर लेना। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। सॉल्वेंट प्रॉपर्टी इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्वेंट ऑन इंट्रैक्शन विद सल्यूट मॉलिक्यूल। समझते हैं इसको, क्या मतलब है इसका। द एनर्जी टर्म्स, अभी हमने कुछ एनर्जी सॉल्वेंट, देखो हम पढ़ रहे थे सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब किसी सल्यूट को डिसॉल्व करना है। कोई सल्यूट क्रिस्टल फॉर्म में है, उसके क्रिस्टल को पहले तोड़ना पड़ेगा, फिर उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको तोड़ के डिसॉल्व करने में कौन कौन सी एनर्जी यूज होती है, तो पहली एनर्जी है लैटिस एनर्जी और दूसरी है हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, तो लैटिस एनर्जी क्या है, तो लैटिस एनर्जी the energy required when 1 mole of crystal is broken into constituent ion, or energy released when 1 mole of crystal is formed from its constituent ion or particle। कि ये कह रहे हैं लेटेस्ट एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी की जरूरत है। ओके, अभी आप हाइड्रोजन में आगे पढ़ोगे, एनर्जी गिवन, ठीक है ना, एनर्जी को दिया। हाइड्रोजन में एनर्जी को देना पड़ता है, लेकिन देखो एनर्जी, लेटेस्ट एनर्जी में एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल, 1 मोल क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है उसको बोल रहे हैं हम लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है ना। अभी लेटेस्ट को ही देखते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल इज ब्रोकन, 1 मोल क्रिस्टल को ब्रोक करना है, क्योंकि ब्रोक करके असी सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करना है, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आइन। और द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल, एनर्जी रिक्वायर्ड जहां एनर्जी रिलीज्ड, उस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए, 1 मोल क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी निकली, ठीक है ना, जितनी एनर्जी निकली, जहां जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसको बोल रहे हैं हम लेटेस्ट एनर्जी। तो दिस द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। अभी क्या है कि एनर्जी रिक्वायर्ड बोल रहे हैं, रिक्वायर्ड मतलब कि एनर्जी की जरूरत है, ठीक है ना। तो जरूरत है मतलब बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तो लेटेस्ट एनर्जी में एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। द एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल इज ब्रोकन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, और एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल इज formed from its constituent ion or particle, the dissolution process is endothermic। ऐसी प्रोसेस को एंडोथर्मिक कहेंगे जहां पर एनर्जी की जरूरत है। अभी नेक्स्ट हाइड्रेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, जहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं लिखा, यहां लिखा है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स आर सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी है कि 1 मोल किसी साल्ट के इर्द गिर्द पानी के कुछ कण जमा हो गए। वो क्यों जमा हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या करना है कि उस सल्यूट को डिसॉल्व करना है अपने अंदर। तो उसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। उसकी एनर्जी रिलीज होना
क्रिस्टल को डिसॉल्व करने के लिए उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्रिस्टल को ब्रेक करना वो होती है लेटेस्ट एनर्जी। क्रिस्टल को डिसॉल्व करना वो होती है हाइड्रेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole ऑफ पार्टिकल्स आर सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। द प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है बिकॉज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज लिखा है। हाइड्रेशन इज एक्सोथर्मिक, लैटिस एनर्जी इज एंडोथर्मिक। ओके, ये दोनों जो टर्म्स है एनर्जी, इन दोनों के कारण ही कोई सल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होगा। कैसे होगा इनकी वैल्यू देखते हैं। तो वैल्यू है हाइड्रेशन एनर्जी इफ लेटेस्ट एनर्जी इज हायर, तोड़ने वाली एनर्जी है ना लेटेस्ट एनर्जी। इफ लेटेस्ट एनर्जी इज हायर देन हाइड्रेशन एनर्जी द सोलुबिलिटी विल बी लेस। अगर लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, तो सोलुबिलिटी लेस रहेगी। इफ लेटेस्ट एनर्जी इज हायर देन हाइड्रेशन एनर्जी, सोलुबिलिटी लेस रहेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इफ लेटेस्ट एनर्जी इज लोअर, लेटेस्ट एनर्जी कम है हाइड्रेशन एनर्जी से। इफ लेटेस्ट एनर्जी इज लोअर देन हाइड्रेशन एनर्जी द सोलुबिलिटी विल बी हाई। ओके, तो इन दोनों एनर्जी का जो रिलेशन है यहां पर हम देखते हैं कैसे होता है इसके आगे। ओके बेटा, हेनरी लॉ इतना ही है। इसको ध्यान से 1-2 बार सुनोगे तभी आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। जो इसका एक न्यूमेरिकल था उसको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। उसको समझना, नहीं समझ लगे तो मेरे से क्वेश्चन जरूर कर लेना, चाहे व्हाट्सएप कॉल कर लेना, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, तो चाहे कॉल कर लेना। कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं लगा तो उसको 1-2 बार अगर आप देखोगे तो समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू।